हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज मैं एमपी पुलिस का फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा कि कोई भी बच्चा कुछ गलतियां कर जाता है वो उसकी गलतियां ना हो, क्योंकि फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है नौकरी अगर लेना है तो। वरना लास्ट में जाके सोचिए आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फिर आपका फिजिकल अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और 200 में से आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे बन रहे हों, और फिर पता चले कि मेरी फॉर्म में ये गलती थी, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रद्द कर दिया गया। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ में। तो सब अगर थोड़ी सी सावधानी रख लें, क्योंकि आप फिर बाद में बोलोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे, सर ये ना उन्होंने साइबर कैफ़े वाले ने गलती कर दी थी, वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि साइबर कैफ़े वाले की कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो ये मानते हैं कि भैया फॉर्म आपको भरने के लिए दिया गया था, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसमें हमें गलत डिटेल दो या सही दो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सावधानी से फॉर्म भरेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉर्म बहुत दिक्कत वाला है, पर कुछ चीज़ें इसमें नहीं है बाकी फॉर्म के मुकाबले, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा। जैसे एक, अगर आप इसमें फ़ोटो लगाते हो तो फ़ोटो पे अपना नाम और अपना डेट ऑफ फोटो, डेट ऑफ बर्थ नहीं, फोटो की डेट, वो कब की डालें, जिस दिन भी आप खिंचवाओ। अब के बाद 3 महीने के अंदर अंदर का फोटो हो, बेहतर होगा अभी फोटो किसी दिन खिंचवा लें, आज खिंचवा लें, कल खिंचवा लें, और उस पर उसी दिन की डेट डलवा लें। ठीक है, डेट मतलब बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2-3 महीने की चलती है, पर आप लेटेस्ट डलवा लो तो बेहतर है। चलिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर अदर स्टेट के तो इसमें फॉर्म ही नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के ना रोजगार कार्यालय में पंजीयन अति आवश्यक है और वो सबको आवश्यक है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर अदर स्टेट को ये फॉर्म ही क्यों भरवाते, खुद सोचो। पहली बात तो बता देता हूँ कि रोजगार पंजीयन कार्यालय अनिवार्य है, ये फॉर्म में भी लिखा है। तो फिर कैसे करेंगे अदर स्टेट के बच्चे या मध्य प्रदेश वाले भी? सबको ही करना है ये, क्या वहां जाकर के करना होगा? नहीं, पहले तो बहुत सारे स्टेट सभी मांगते थे इसको, अब यूपी ने, दिल्ली पुलिस में ये सब खत्म हो गया है, लेकिन एमपी पुलिस में अभी ये पुराने ढर्रे पे चला हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने पर इसको ऑनलाइन कर दिया है, इसको बहुत आसान कर दिया है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये वो फॉर्म है जिसको भरना है। स्व घोषणा यहाँ लिख देनी है, ये बात अंग्रेजी में या हिंदी में ये यहाँ टिप टाप कर लिख देना, यहाँ अपना फोटो चिपकाना, यहाँ हस्ताक्षर, हो गया पंजीयन। फिर पंजीयन कैसे हो गया, बस ये स्कैन और करना, कहाँ करना वो सारी बात बताऊंगा। ये तो बहुत आसान है। अगर आप इससे घबरा रहे हो कि रोजगार कार्यालय में कैसे पंजीयन होगा, तो ये वही बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने आप ही पंजीयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी है, ये जैसा भी है ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो मत लगाना, यहीं पे वो फोटो चिपकाना है जो डेट वाला है, हस्ताक्षर उसमें करने, हिंदी में करो इंग्लिश में करो, आपकी मर्जी है। और ये रहा, इस वाली लाइन को यहाँ लिख देना, हिंदी में लिखना या इंग्लिश में, कोई सी एक भाषा में। इसको बाद में भी बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूं कि हम एमपी पुलिस के लिए RWA फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आ रहा है यूट्यूब पर 1 जुलाई से, जिसमें मैथ्स की क्लास 2 घंटे चलेगी, बिल्कुल शुरुआत से, चैप्टर वाइज, एकदम प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्लासेज चलेंगी फ्री। और मैथ्स बहुत आसान वे में पढ़ाते हैं आकाश सर, ये सर लेके आ रहे होंगे क्लास। रीजनिंग जो अच्छा खासा वेटेज रखता है, मैथ्स 35 का और करीब 30-35 की ही रीजनिंग आती है, तो दोनों मिलाकर 65 बन जाते हैं 100 में से। तो भाई इन दोनों पे तो विशेष ध्यान देना है। तो रीजनिंग रोहित सर आपकी करा रहे होंगे, तुरंत मैथ्स की क्लास के बाद है। और साइंस का वेटेज 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, तो 65 और 15 80, और जो बचे 20 क्वेश्चन वो जीएस के होंगे, एमपी जीएस जो भी सारी मिला के। एमपी जीएस के टीचर 3 बजे से क्लास लेंगे, कौन लेंगे वो बाद में पता लगी जाएगा, और 5 बजे से जीएस की क्लास अजीत सर लेंगे। ये पूरा नमदा बैच का शेड्यूल है जो फ्री रहेगा, रोजगार विदंकित, किस पर, यूट्यूब चैनल पर। अब आप कहो सर इसमें तो फ्री में है तो पीडीएफ नहीं मिलेंगी, पीडीएफ का भी जुगाड़ करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, टेलीग्राम पे करेंगे या ऐप पर ही कोशिश करेंगे।
अब बात कर लेते हैं कैसे फॉर्म भरें। तो बच्चों, आप चाहे सरकारी रिजल्ट के थ्रू जाना या आप सीधे एमपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, वहां पर ये पहला पेज ऐसे खुल करके आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया आपको आवेदन किस में करना है। उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड छोड़ो, आवेदन पत्र पर जाएंगे, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस, इस पे ही आपको फॉर्म भरना है। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग आपको ये दिखाई दे रही होंगी, क्या क्या प्रोफाइल है, पंजीयन है, हाँ नहीं प्रोफाइल पंजीयन। क्या आपके द्वारा पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? नहीं होगी ये तो आपके पास। चलिए अब यहाँ प्रोफाइल पंजीयन शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो कई सारे स्टेप्स थे ना, तो सबसे पहले शुरुआत प्रोफाइल बना लेते हैं अपनी। क्या आपके पास पूर्व में है तो नहीं है, या हाँ होगी तो ठीक है। प्रोफाइल लॉगिन सामान्य पंजीकरण, यहाँ पर लॉगिन या सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ लिख है। अच्छा, पेन चलाते रहें। तो यहाँ पर अनिवार्य मध्य प्रदेश ये प्रोफाइल पंजीयन ये कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा। ये चीज़ शायद शुरू में आ गई है, बाद में आनी चाहिए थी। प्रोफाइल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत आईडी है? नहीं, इसको नहीं भरना है। मोबाइल नंबर और ईमेल तभी खुलेगा। हाँ देखिए, अगर आपके पास पहले से है तो फिर तो यहाँ पंजीयन आईडी डल जाएगी, लेकिन आपके पास नहीं है तो यहाँ नहीं फिल करके फिर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह और 6+6 12 यहाँ लिख के ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी जब आप डाल देंगे तो नेक्स्ट पेज यानी यहाँ ओटीपी सत्यापित करें, फिर इस पर दबा देंगे। ओटीपी सत्यापित करते ही यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल पंजीयन ई-केवाईसी सत्यापन फॉर्म। तो ई-केवाईसी होता है आपका आधार कार्ड। तो देखिए, ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन करना है या बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना है। बायोमेट्रिक जाने के लिए तो आपको जन सुविधा केंद्र, जहाँ से आधार कार्ड वगैरह बनते हैं, आपके आसपास भी होंगी कोई जगह, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जहाँ से बनवाते होंगे, तो वहाँ जाकर के इससे करना पड़ेगा, वहाँ अंगूठा लगता है। या तो इससे करें पर अगर आपके आधार कार्ड में आपके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन, इस पे क्लिक करके आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते ही आपका ओटीपी वगैरह आ जाएगा, जो यहाँ पर आप आधार क्रमांक प्रविष्ट करें, आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओटीपी सत्यापन, यहाँ आधार नंबर, और फिर 9+4 13 दबा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 8+2 या जो भी कुछ है। ओटीपी से सत्यापन हो गया। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर बायोमेट्रिक की तरफ ही जाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। अब आपको बच्चों, अब आपको यहां पर एक पंजीयन संख्या मिल जाती है। अगर आप ई-केवाईसी कर लेते हैं तो यहां से आपका ये नाम वगैरह उठा लेगा, या आपको भरना पड़ेगा, जो भी है आप ये नाम वगैरह तो सब भर ही देंगे। ठीक है, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हाँ नहीं, वो तो आप खुद ही देख लीजिए, आप आते हैं नहीं आते हैं, वो आप खुद बेहतर भर पाएंगे। अपनी कैटेगरी वगैरह ही यहाँ भरनी है। ये आप देख लीजिए, ये यदि आप आवेदक लोकोमोटर डिसेबल एलडी, डिसेबिलिटी है यानी डिसेबिलिटी आप समझते ही हैं। वैवाहिक विवरण, डिसेबिलिटी मतलब अपाहिज वगैरह हैं तो ठीक है। तो क्या आप विवाहित हैं? तो ये भी आप ही बेहतर भर पाएंगे। यदि हाँ तो विवाह की तिथि आपको देनी होगी। जीवित बच्चों की संख्या, अगर विवाहित है तो तभी बता पाओगे। क्या अंतिम ये सब उनके लिए, वैवाहिक विवरण के लिए। पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता। फॉर्म थोड़ा लंबा है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, चीज़ें आसान है, तो इसलिए घबराना मत, पता नहीं कैसे कैसे भरा जाएगा। तो ये अपना एड्रेस है बच्चों, मैं एड्रेस को क्या ही बताऊं आपको। पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रविष्ट कर दें। आगे बात कर लेते हैं। फिर आधार कार्ड नंबर ये अपने आप ही ले लिया होगा, क्योंकि आपने पीछे दे चुके हो। आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो अपने आप लेगा। अब बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण। क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? नहीं, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये सब तो आ जाएगा क्योंकि आपने ई-केवाईसी कर लिया है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें तो सब कुछ नहीं आना। कोई और, क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? नहीं आएगा यार, ये तो ये घोषणा पत्र कर दिया, आगे बढ़ गए। ठीक है,
चलिए, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक की दिक्कत, देखो ये भर दिया, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, घोषणा कर दी, ये भी नहीं भर दिया था हमने, और पंजीकृत कर दे, कर दिया जी। अब आवेदक की जानकारी, अपनी जानकारी जरूर चेक कर लेना कि अब आपको अगर जानकारी आपकी ठीक है तो एग्री कर जाइए नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो जो फॉर्म आएगा वो कहाँ आएगा, अब वो यहां पर आपको दिखने लग जाएगा, ये रहा, क्लिक हेयर डाउनलोड टेम्पलेट्स, यहां से वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ये रहा। ये फॉर्म पे अपना फोटो लगा दें, इतना बड़ा हस्ताक्षर कर दें, और ये जो है ये यहां पर लिख दें, सेम चीज, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा जाना और इसमें चूज फाइल करना, और उस फोटो को मोबाइल से कर रहे हो तो ऐसे स्कैन कर लेना, फोटो खींच लेना, सिस्टम से कर रहे हो तो स्कैनर से कर देना। यहाँ पर सिस्टम से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, अच्छे से साफ आता है फोटो। आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर है मोबाइल में भी तो भी आपका साफ आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो फोटो चिपकाओगे और यहाँ जो हस्ताक्षर करोगे यही आपके फॉर्म में जाएंगे। आपको अलग से कोई फोटो स्कैन नहीं करना इसमें, न साइन अलग से स्कैन, ये इसी से ले लेगा खुद, फॉर्म में ये इसी से लेता है भाई, ठीक है। और यहां पर वो लिखना जो है ये भी अपने आप ले लेगा। अभी आप देखेंगे कैसे लेगा, इस तरीके से फोटो, ये डेट लगा हुआ फोटो ही होना चाहिए, ठीक है, डेट और वो डेट और डेट ऑफ फोटो और नाम दोनों चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। ये साइन आ गए आपके और ये आ गया वो जो आपने लिखा था, तीनों चीजें हो गई। ये आपकी राइटिंग भी देखना चाहते हैं ना, राइटिंग खराब हुई तो नहीं लेंगे, खूब लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब यहां पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको सिर्फ अपना 10th की मार्कशीट यहां पर लगा देनी है, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची, जन्म तिथि का प्रमाण जो होता है वो 10th की में होता है, 12th की में नहीं, तो यहां पर वो कर देंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको जाति का भी अपना लगाना पड़ेगा, बाकी अदर स्टेट को जाति वगैरह का, दिव्यांगता का, किसी का भी कोई और लगाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश वाले ही इसको लगा दें, उनके लिए ये भी नहीं होगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी जो आप अगर कुछ दिक्कत है आपके हाथ पैर में है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो ये भरेंगे। ये चुने गए ऑप्शन के अनुसार शारीरिक शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र शासकीय वो इन्हीं को लगना है, दिव्यांगता वालों को, सबका तो लगना नहीं है, ठीक है। चलिए सबमिट डिटेल कर देंगे, सबमिट डिटेल, तो इसका मतलब फॉर्म का पहला काम, पहला पड़ाव आपने पूरा कर दिया है। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया है। अब फॉर्म फिलिंग पे आते हैं। फॉर्म फिलिंग में कुछ नहीं करना, ज्यादातर चीजें ये इसी से आपकी उठा लेगा, ठीक है। बीएसएफ ये जो भी HCM वाली कट ऑफ लगा देंगे बेटा। आपकी बात सुन ली संदीप, वो बहुत सारा प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं मैसेज, ठीक, पहुंच रही है आपकी बात। मैं जस्ट, मेरी कल छुट्टी है, होपफुली कल बता पाए, ठीक है। सर फोटो पे डेट नहीं डाली है, कोई दिक्कत आएगी? हाँ दिक्कत तो आएगी बच्चों, क्योंकि इसने लिखा है साफ, तो फोटो पे डेट और नाम लिखना अनिवार्य है। कंटिन्यू कर दें, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर दिया। यहाँ आपका सामान्य पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि वगैरह आ जाएगी, 5+5+10 करके आगे बढ़ गए। आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए पूरा फॉर्म अपने आप आएगा, कुछ नहीं करना, सारी डिटेल यहां पर आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन से खुद उठा लिया इसने। यहां भी आपको कुछ नहीं खास, यहां तक कुछ भी नहीं करना, ये सब इसने कर लिया है, दिखा रहा है अपने आपके फॉर्म को कि देखिए आपका फॉर्म ऐसा है। आगे बढ़े, बढ़ते ही अब यहां डिटेल पे आ जाता है 34 नंबर। 34 नंबर भी ये खुद ही उठा लेगा कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है, स्वयं सेवी नगर सैनिक नहीं है, होमगार्ड नहीं है, यानी, और बिना वर्ग वाला ये अपने आप ही इसको क्लिक कर देगा, वरना नहीं हो रहा हो तो आप क्लिक कर देना, यानी आप होमगार्ड नहीं है और भूतपूर्व सैनिक नहीं है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों की आयु सीमा में छूट, ये सिर्फ उनको भरना है जो मध्य प्रदेश के लोग हों, क्योंकि आपकी अगर आयु सीमा में छूट चाहिए, वैसे ही 36 साल है यार एज, अब आप मान लीजिए ओबीसी की भी छूट लेना चाहते हैं, या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, या आप कोई और है, महिलाएं हैं, तो फिर ये आपको छूट वाला एरिया भरना होगा,
ठीक है, तो ये आयु में छूट संबंधित अन्य जानकारी के लिए ही है। आपसे संबंधित जो कॉलम हो वही इसको भर सकते हैं कि आप, जैसे इसमें लिखा है कि विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो हाँ नहीं, ये आप बहुत आराम से भर लेंगे। ठीक है, इसमें मेरे को कोई बताने की जरूरत है नहीं। 41वां कॉलम कि आप तलाकशुदा, ये ऊपर का ही स्क्रीनशॉट का आधा भाग आ गया है। यहाँ पर भी ये 43वां कॉलम उनके लिए ही है कि आपकी जो है एनसीसी एनसीसी जो भी है उन्हीं को भरना है। ठीक है, अब 44वां कॉलम अदर स्टेट वालों के लिए आ जाता है कि 44वें कॉलम में वो क्या डालें। सबके लिए है ये 44वां कॉलम। देखिए, अब यहां पर है कि भाई आप कौन से में अप्लाई करना चाहते हो। दो तरह की यह पोस्ट है, एक रेडियो ऑपरेटर, एक जनरल ड्यूटी, जीडी। जनरल ड्यूटी में दो पार्ट हैं, एक महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए, एक केवल पुरुषों के लिए। जो सशस्त्र वाला है वो केवल पुरुषों के लिए है। तो यहां पर तो आप देखिए, अगर रेडियो ऑपरेटर भी भर रहे हैं तो दोनों को क्लिक कर दें, एक्स वाई को, वरना अगर आप रेडियो ऑपरेटर का नहीं भर रहे तो आप सिर्फ वाई क्लिक कर दें। अब 45वें पे आते हैं, तो इसमें रेडियो ऑपरेटर से अलग जो जनरल ड्यूटी वाला बचा, ये दो भाग है जो मैं बता रहा हूं, एक सशस्त्र, एक बिना सशस्त्र। तो एक जो बिना सशस्त्र और सशस्त्र, इनमें आप भर सकते हो कि भाई ए और बी जो भी आप करना चाहें। जैसे लड़कियां हैं वो तो सिर्फ नीचे वाले को ही भरेंगी, और अगर पुरुष हैं तो वो दोनों भर सकते हैं। अब आपके सर इनमें बी पहले भरें या ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी प्रेफरेंस वो आपसे नहीं मांग रहा, वो तो आपको अपनी मर्जी से देगा जो उसको देना है। ठीक है, अब ये रहा आपका फॉर्म जो भी आपने भरा है, यहां कुछ नहीं करना, ये ऐसा कुछ शो करेगा। अब यहां पर 10वीं का रोल नंबर वगैरह आपको देने होंगे, बोर्ड का नाम देना होगा, 12वीं का भी देना होगा। आगे बच्चों, यहां पर 10वीं 12वीं के बोर्ड के नेम आगे है कि जिले, जो मध्य प्रदेश के 50-52 जिले हैं उनमें आपको अपनी प्राथमिकता देनी होगी कि भाई आप जो है, आप यहां पर कौन से जिले में जॉब करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश पुलिस की, यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपनी मर्जी से भेज देंगे। यहां पर आपसे प्रेफरेंस मांग रहे हैं कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप आरक्षक नहीं भरनी है कोई, तो यहां नहीं टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरे को भरनी है पहले पे दूसरे पे, वो आप भरते चले जाइए। ठीक है, ये अनूपपुर हाँ भरनी है, तो इस तरीके से ये अपना क्रम भी ये चेंज हो, मेरे ख्याल से होता चला जाएगा, या क्रम पे अपने पे भरते चले जाइएगा। किस तरह से क्रम भरना है, नियुक्ति जिलों की प्राथमिकता का चयन करें। हाँ, ये ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से कि इन जिलों में मुझे चाहिए, इनमें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो यार सारे ही लोग हाँ भरते होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ और प्राथमिकता तो किसी तरह की नहीं है। अब आप सोचो, नहीं मुझे पहले पे चाहिए, दूसरे पे चाहिए, तीसरे पे चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि इन डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये वैसा है। तो भाई ये कोई खास फायदा इसका होना नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और जो आपने डिस्ट्रिक्ट भरे हैं वो फिर यहां शो कर देंगे कि आपने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में नौकरी आपको चाहिए। ठीक है, सॉरी ये क्रम भी आ रहा है बच्चों। जैसे आपका सबसे पहले कौन से क्रम पे चाहिए, इंदौर, पद को अप डाउन के माध्यम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इंदौर आपको पहले पे चाहिए, यानी पहले जो टिक करोगे, फिर ये दूसरे पे चाहिए, फिर ये तीसरे पे चाहिए, तो इस तरीके से शायद आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अपना भर लोगे, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि पुस्तिका की ये भर दिए हैं उन्होंने, प्रमाण पत्र जांच के द्वारा मध्य प्रदेश जीवित रोजगार पंजीयन सहित अन्य दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे यार। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि पुस्तिका के अध्याय 1 से 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखें। हाँ, रख देंगे। ठीक है, सब है हमारे पास। क्या आप आवेदक पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हैं तभी तो फॉर्म भर रहे हैं? हाँ कर दीजिएगा इसमें। यदि आप मध्य प्रदेश एसटी के उम्मीदवार है तो ये सिर्फ एसटी के लिए ही टिक करने को आएगा, आप ये टिक ही नहीं कर पाएंगे, कोई सा भी नहीं करना। आवेदक नियमानुसार लागू आयु, ये एज अपने आप काउंट करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आवेदक आधार कार्ड का अपना नंबर लास्ट की डिजिट मिला लेना, यही होंगी, और ये अपने आप ले रहा है सब कुछ। यहां पर आपको भरना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं
कि क्या सर मैं बाहर भी एग्ज़ाम देने, मेरा एग्ज़ाम मध्य प्रदेश से अलग मेरे अपने स्टेट में हो जाएगा? नहीं, कोई भी स्टेट पुलिस है तो आपको उसी स्टेट में एग्ज़ाम देने जाना होगा दिल्ली पुलिस को छोड़कर, क्योंकि वो एसएससी के पास है। एसएससी के पास जो भी एग्ज़ाम है वो आप अपने अपने स्टेट में दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एमपी पुलिस का पेपर है तो एमपी में ही देना होगा। अब एमपी के डिस्ट्रिक्ट में से ही आपको 4 डिस्ट्रिक्ट चूज करने होंगे कि आप कहाँ कहाँ पेपर देना चाहते हैं। जो आपके आसपास के 4 डिस्ट्रिक्ट हों उनको चूज कर लीजिए, पहले क्रम पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथा। इन चारों में से कोई सी एक जगह आपको पेपर देने को मिल जाएगा। अब ये एक्सेप्ट कर ले, ये कंडीशन, पेपर का काम पूरा आपका हो गया, ये फॉर्म भर गया। इसके बाद आपको फीस का ऑप्शन आ जाता है। उन लोगों को नहीं आएगा जिन्होंने पहले कोई फॉर्म भर रखा, 19 अप्रैल के बाद कुछ ऐसी कंडीशन है, मध्य प्रदेश वालों के लिए फीस जमा नहीं होगी, बाकी सबको यहाँ फीस देनी पड़ेगी। चलिए, मध्य प्रदेश वालों के सबके लिए नहीं, कुछ कंडीशन लिख रही है अप्रैल 2023 के बाद जिन्होंने कहीं फीस दे रखी है एक बार, इस कर्मचारी चयन आयोग जो भी इनका है उसको दे रखी है, तो फिर इनको नहीं देनी, बाकी सबको देनी है। चलो, ये मैं फिर से एक बार अंतिम बार जानकारी दे देता हूं। नर्मदा बैच 1 जुलाई से चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा मेरे सभी एमपी के भाई बहनों के लिए। इस बैच का बहुत फ़ायदा आप उठा सकते हैं, फ्री है। तो हम भी आपसे एक बात चाहते हैं कि एक बार अगर हम कोई चीज़ आपको फ्री दे रहे हैं तो इस उम्मीद से दे रहे हैं कि आप एमपी में हमें पहुंचाओगे। तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं कि अगर हम आपको फ्री बैच देते हैं तो इतना आपका हक बनता है कि इस जानकारी को उन सभी गरीब बच्चों तक एमपी में पहुंचा देना है जो ये सोचते हैं कि हम कैसे महंगा बैच लेकर के पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।